हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों को समझेंगे। यानी कि जो स्फीति है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको रोकने के कौन कौन से उपाय होते हैं, उन सभी उपायों को हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि स्फीति को रोकने के कौन कौन से उपाय होते हैं। हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन को रोकने के उपायों को 3 भागों में बांटा है, कैटेगराइज किया है, जिसमें कि मौद्रिक उपाय है, यानी कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से भी इन्फ्लेशन को रोका जाता है, और इसी तरह से राजकोषीय उपाय, किस तरह से सरकार वो फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, और इसी तरह से कुछ अन्य उपाय है जिसके तहत भी इन्फ्लेशन को रोका जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस तरह से जो ये स्फीति होती है, स्फीति में किस तरह से डिमांड अधिक होती है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम होती है, जिस कारण से ये इन्फ्लेशन होती है। लोगों के पास बहुत मात्रा में वो मुद्रा होती है, यानी कि मुद्रा का प्रसार अधिक होता है, लेकिन उसके चलते मार्केट में डिमांड अधिक होती है और गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो सीमित होती है, कम होती है, जिस कारण से वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है मौद्रिक उपाय। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, जो ये मौद्रिक उपाय है, ये केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनी विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें कि साख नियंत्रण हो गया, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल। केंद्रीय बैंक इस तरह से पॉलिसी बनाता है ताकि बाजार में उत्पादन बढ़े और जो डिमांड अधिक है उस डिमांड को कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि बाजार में संतुलन स्थापित किया जा सके। और साख नियंत्रण के माध्यम से आरबीआई किस तरह से वो बैंक रेट को बढ़ा देता है ताकि मार्केट में जो अनावश्यक जो मुद्रा का अधिक जो प्रसार है वो कम हो सके, जिससे कि जो कीमतें बढ़ी है उस कीमतों पे एक तरह से लगाम लगाया जा सके। और इसी तरह से जो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो की जो दर है उसको भी बढ़ाया जाता है, ताकि बाजार में जो मुद्रा का जो अधिक प्रसार है उसको कम किया जा सके। तो इस तरह से साख नियंत्रण के माध्यम से, क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से जो केंद्रीय बैंक है वो केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन को रोकने का प्रयास करता है। और करेंसी का विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन, किस तरह से केंद्रीय बैंक जो प्रचलित जो मुद्रा है उसका विमुद्रीकरण करता है, यानी कि जो पुरानी मुद्रा है उसका डिमोनेटाइजेशन करता है, जिसके चलते कई हद तक मार्केट में जो मुद्रा का जो अधिक प्रसार है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि जो अनावश्यक तरीके से जो वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड बढ़ी है, जो कीमतें बढ़ी है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरह से नई करेंसी को जारी करना। जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक जब वो पुरानी मुद्रा के स्थान पर वो नई करेंसी जारी करता है तो इसके माध्यम से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल काफी हद तक किया जाता है। तो इस तरह से ये मौद्रिक उपाय है, ये जो मौद्रिक उपाय है ये केंद्रीय बैंक के द्वारा ये उपाय किए जाते हैं, जिनके माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है।
और अगला है राजकोषीय उपाय। जो ये राजकोषीय उपाय है, ये सरकार के द्वारा ये उपाय किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथों में इन्फ्लेशन को रोकने के उपाय नहीं होते हैं। सरकार के हाथों में भी उतने ही उपाय होते हैं जितने कि एक केंद्रीय बैंक के हाथों में होते हैं, कि किस तरह से सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है ताकि अर्थव्यवस्था एक संतुलित तरीके से वो बेहतर दिशा में गति कर सके। तो यहां पे हम जो सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन को रोकने के जो उपाय है, उन उपायों को समझेंगे, जिसको हम राजकोषीय उपाय के अंतर्गत समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है अनावश्यक व्यय में कटौती। जब सरकार व्यय करती है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ती है। तो यहां पे हमें क्या करना है, उस डिमांड को ही कम करना है, क्योंकि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम है, जिसके चलते कीमतें बढ़ रही है। तो यहां पे सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है जो जरूरी खर्चा है उसको करती है, लेकिन जिसको ये लगे कि ये अनावश्यक खर्चा है उस खर्चे में कटौती की जाती है, तब जाकर के इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। ये सरकार के जो खर्चे हैं उन खर्चों में कंट्रोल करके किया जा सकता है। और इसी तरह से करों की दरों में वृद्धि, सरकार स्फीति को यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा देती है। यानी कि लोगों के हाथों में जब अधिक मात्रा में पैसा है और जिसके चलते डिमांड बढ़ रही है और गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, सरकार ये करेगी कि जो टैक्स है टैक्स की दर में वृद्धि कर देगी, जिससे कि लोगों के हाथों में जो अधिक मात्रा में जो पैसा है वो कम किया जा सके और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। जो उत्पादन से संबंधित जो लोग हैं उनको उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से करों के माध्यम से भी सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और इसी तरह से बचत करने के लिए प्रोत्साहित, सरकार ऐसी स्थिति में जब इन्फ्लेशन हो तो ऐसे में लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि लोग अनावश्यक तरीके से पैसा खर्च ना करें। और क्योंकि ऐसे में हमारे पास इन्फ्लेशन में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम है, तो इस कंडीशन में सरकार लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। और इसी तरह से अतिरिक्त बजट यानी कि सरप्लस बजट, सरकार इन्फ्लेशन के दौरान क्या करती है, अपने खर्चों को कम करती है और जो उसकी आय है उसको बढ़ाती है। तो उसे कहते हैं हम सरप्लस बजट, यानी कि खर्चों को कम करना और अपनी आय को बढ़ाना, तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। तो सरप्लस बजट के माध्यम से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरह से ऋणों के पुनर्भुगतान पर रोक, यानी कि पुनर्भुगतान पर सरकार रोक लगाती है। जब सरकार लोगों से वो ऋण लेती है तो उन ऋण को वापस भी देना होता है। इन्फ्लेशन में क्या करती है सरकार, उन ऋणों पर रोक लगाती है और लोगों से अधिक मात्रा में ऋण यानी कि उधार लेती है ताकि लोगों के हाथों से जो पैसा है उसको लिया जा सके और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाया जा सके। तो इस तरह से ऋणों के पुनर्भुगतान पर रोक के माध्यम से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से ये सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के उपाय किए जाते हैं। और आदर्श उपाय में हम किस तरह से उत्पादन में वृद्धि को देख सकते हैं। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जो इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई कम है, जिस कारण से कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसको किस तरह से हम एक सुसंयोजित तरीके से उसको हम एक व्यवस्थित तरीके से
अर्थव्यवस्था में स्थापित कर सकते हैं जब हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे। तो उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से भी किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, और इसी तरह से विवेकीय मजदूरी नीति किस तरह से, ऐसी कंडीशन में जब इन्फ्लेशन हो तो ऐसे में जो मजदूरी नीति है उसको इस तरह से नियत किया जाता है ताकि जो मजदूरी में जो इंक्रीमेंट है, बोनस है, उसको रोका जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है ताकि लोगों के हाथों में अतिरिक्त पैसा ना जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन में ऑलरेडी लोगों के हाथों में अधिक मात्रा में पैसा है, जिसके चलते डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरह से मजदूरी नीति तय करनी होती है जिसमें कि जो इंक्रीमेंट है, जो बोनस है, उसको फ्रीज किया जाता है ताकि हम किस तरह से अनावश्यक जो डिमांड क्रिएट हो रही है उस डिमांड को कंट्रोल यानी कि कम किया जा सके और इन्फ्लेशन को हम रोक सके। तो इस तरह से हम मजदूरी नीति के माध्यम से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से यह है इन्फ्लेशन को रोकने के उपाय, जिन उपायों के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन्फ्लेशन को रोकने के उपायों को समझा है कि किस तरह से इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है, ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिसमें कि मॉनेटरी और फिजिकल, तो इन पॉलिसियों के माध्यम से किस तरह से सेंट्रल बैंक और सरकार इन पॉलिसियों के माध्यम से वो इन्फ्लेशन को रोकने का प्रयास करते हैं, किस तरह से अलग अलग तरीकों के द्वारा वो इन्फ्लेशन को रोकने का प्रयास किया जा सकता है जब एक स्फीति की स्थिति होती है, यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति होती है जहां पर डिमांड अधिक होती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती है। तो ऐसे में हम मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी, इन पॉलिसियों के माध्यम से इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।